दोस्तों, अब हम हमारी कार्यशाला शुरू करते हैं। टेक्निकल इश्यूज हम शुरू करें उसके पहले हमेशा की तरह हम अब सबसे पहले 2016-17 स्टूडेंट डेटा कलेक्शन इन सिंक विद UDICE कि क्या मैनेजमेंट इश्यूज है, प्रबंधन से संबंधित क्या क्या इश्यूज है जिनका हमें ध्यान रखना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। दो तरह के इश्यूज हैं। कुछ चर्चा हम करेंगे स्टूडेंट डेटा कलेक्शन से संबंधित क्या क्या ध्यान रखना है, और दूसरी चर्चा हम करेंगे जो हमारा ट्रेडिशनल यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है, उसमें किन किन बिंदुओं के ऊपर हमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने अभी सुबह भी कहा था, आज UDICE को भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी रिकॉग्निशन, मान्यता मिली है, और लोग आश्चर्य करते हैं जब उनको पता होता है कि UDICE में 15 लाख से भी ज़्यादा विद्यालयों को कवर कर लिया गया है। करीबन 8.7 मिलियन टीचर्स का कॉम्प्रिहेंसिव डेटा भी UDICE में मैनेज किया जा रहा है। 5000 से भी ज़्यादा ब्लॉक्स पे हमारी MIS यूनिट्स हैं, वो एस्टेब्लिश की जा चुकी है। सभी 680 जिलों में भी MIS यूनिट हैं, और 5,95,000 से भी ज़्यादा गाँवों से हमारे पास में जहाँ पर स्कूल है और UDICE से जुड़ गई है, डेटा आ रहा है। तो ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। हमें इस स्थिति में, इस स्तर पर लाने में दोस्तों 22 साल लग गए। जो कार्य हमने 94-95 में शुरू किया था, वो आज 2016-17 में आके आपके सामने है, इस स्तर पे आ गया है। आज जैसा कि आपको पता ही है, 2012-13 के बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने UDICE को ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स का दर्जा दे दिया है। अब ऑल पैरेलल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंक्लूडिंग सेलेक्टेड एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और बाकी के स्कूल एजुकेशन से संबंधित पब्लिकेशंस, वो सब अब बंद कर दिए गए हैं। और अगर कोई समरी या इस तरह का कोई रिपोर्ट आती है तो वो सारी के सारी आपके डेटा के बेसिस पे ही आधारित है। ये निर्णय किया गया दोस्तों 2012-13 में। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण निर्णय, जैसा आपको पता ही है, किया गया है कि अब अगर भविष्य में ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे होता है तो वो उन्हीं बिंदुओं के ऊपर जानकारियाँ हासिल करेगा जो UDICE में नहीं है। ऐसी जानकारियाँ जो स्कूल से संबंधित नहीं हैं, जैसे नंबर ऑफ हैबिटेशंस हैविंग गॉट स्कूलिंग फैसिलिटीज विद इन 1 किलोमीटर फॉर प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन, विद इन 3 किलोमीटर्स फॉर अपर प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन, विद इन 5 किलोमीटर फॉर हायर सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन, या अन्य जानकारियाँ जो UDICE में नहीं है या स्कूल से संबंधित नहीं है। और अगर फ्यूचर में ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन सर्वे होता है तो उसमें पहले से ही DICE में उपलब्ध जानकारियों पे वापस सूचनाएं इकट्ठी नहीं की जाएगी। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निर्णय लिए गए हैं, और उसी की वजह से आज पूरे भारत में UDICE is the only source of information so far as the school education statistics is concerned. All parallel collection of information system they have been abandoned, discontinued, खत्म कर दिए गए हैं, and UDICE is the only source of information. UDICE is here to stay, कहीं भी जाने वाला नहीं है। दोस्तों, थोड़ा सा जो नए साथी भी हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताएं। ये शुरू क्यों हुआ, कब शुरू हुआ, और इसके मुख्य माइलस्टोन्स क्या रहे हैं, और फिर हम आज की चर्चा करेंगे। इतना कुछ उपलब्धि होने के बाद भी हमारे डेटा की गुणवत्ता में कहाँ कमी रह गई है, जिसकी वजह से कुछ प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। उनको और हम कैसे कम कर सकते हैं,
इसके ऊपर निश्चित रूप से हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको पता ही होगा 94-95 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम चालू किया गया था। जब ये प्रोग्राम शुरू हो रहा था, जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ये सोच बनी कि उस समय का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इस लायक नहीं था, इस स्थिति में नहीं था कि डीपीईपी की प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त की MIS से कर दी जाए, सुचारू रूप से कर ली जाए। ये उस समय ये सोच बनी और ये तय किया गया, क्यों नहीं हम एक कंप्यूटराइज्ड एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसका यूनिट ऑफ डेटा कलेक्शन स्कूल हो और यूनिट ऑफ डिसेमिनेशन डिस्ट्रिक्ट हो, ऐसा प्रयास करें। और इसको करने की जिम्मेवारी उस वक्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो अब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन बन गया है, उनको दी। न्यूपा ने उस वक्त यूनिसेफ के साथ, यूनिसेफ इस कार्यक्रम को न्यूपा में 1994-95 से ही सपोर्ट कर रहा है। सॉफ्टवेयर, टेक्निकल सपोर्ट, प्रोजेक्ट स्टाफ सपोर्ट is fully supported in a very friendly atmosphere. We have very cordial collaboration with UNICEF since 94-95. तो ये जिम्मेवारी न्यूपा को दी और न्यूपा ने यूनिसेफ और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ में हाथ मिलाया और एक सॉफ्टवेयर, एक डेटा कैप्चर फॉर्मेट बनाया। आप सब लोगों की सहमति से, जो सारे स्टेक होल्डर्स थे, उनको साथ लेके राज्य स्तर के अधिकारियों के साथ, जिला स्तर के अधिकारियों के साथ और जो इस क्षेत्र के अंदर विशेषज्ञता रखते हैं, जो एक्सपर्ट्स थे, उनको साथ मिलके एक प्रपत्र बनाया और उस प्रपत्र को 94-95 में पहली बार डीपीईपी के 7 राज्यों के 42 जिलों के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया और पहले ही वर्ष में करीबन 65,000 विद्यालय हमसे जुड़ गए। जैसे आपको पता ही है, 2000-2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू हो गया था। उस वक्त फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने बहुत ही महत्वपूर्ण 2 निर्णय लिए। एक, जब सर्व शिक्षा अभियान शुरू हो रहा था या ये डीपीईपी प्रोग्राम समाप्ति की ओर था, तो उस समय तक डाइस 272 जिलों में 18 राज्यों में पहुंच गया था। करीबन 10 लाख से भी ज़्यादा विद्यालय हमसे जुड़ गए थे, 602 जिले भी हमसे जुड़ गए थे। इन उपलब्धियों को, आपकी उपलब्धियों को देखते हुए जो 2 निर्णय लिए गए थे 2000-2001 में सर्व शिक्षा अभियान को शुरू करते वक्त, उसमें से पहले था कि अब डाइस के स्कोप को प्राइमरी लेवल से, यानी कि कक्षा 1 से 5 से बढ़ाकर पूरे एलिमेंट्री लेवल तक, यानी कि कक्षा 1 से 8 तक कर दिया जाए। It was decided to expand the coverage of DICE from the primary level of education to the entire elementary level of education। ये 2000-2001 में सर्व शिक्षा अभियान को शुरू करते वक्त लिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया, अब डाइस को केवल डीपीईपी राज्य और जिलाओं में ही नहीं, पूरे भारत में इंप्लीमेंट कर दिया जाए। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि हमारी उपलब्धियां काफ़ी अच्छी रही थी। काफ़ी हद तक जो MIS से संबंधित कमियां थी उसको दूर कर दिया गया था। डेटा गैप्स को ख़त्म कर दिया आप लोगों ने। टाइम लैग इन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जैसे मैंने सुबह भी बताया, 8 वर्ष से कम करके 1 साल आपने राष्ट्रीय स्तर पर और केवल कुछ ही महीनों में आपने जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर कर दिया। और जो भी डेटा हमारा है वो सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। इन सब उपलब्धियों को देखते हुए ही ये डिसीजन लिए गए थे 2000-2001 में। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय थे, लेकिन दोस्तों हमें इन 2 महत्वपूर्ण डिसीजंस को अचीव करने में हमें 5 साल लग गए। 2005-06 पहला वर्ष था जब पूरा भारत हमसे जुड़ गया। पूरे भारत के करीबन 604 जिले हमसे जुड़ गए।
करीबन 10 लाख से भी ज़्यादा विद्यालय जहाँ एलिमेंट्री एजुकेशन की व्यवस्था हो थी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्कूल कैटेगरी, चाहे वो हायर सेकेंडरी स्कूल हो या केवल प्राइमरी हो या केवल अपर प्राइमरी हो या 1 to 8 हो या 6 से 10 हो या 1 to 12 हो, सभी विद्यालय जहाँ पर कक्षा 1 से 8 की पढ़ाई लिखाई हो रही थी, वो सारे विद्यालय पहली बार 2005-06 में हमसे जुड़ गए थे। ये कम उपलब्धि नहीं थी। इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए जब 2007-08 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई, फिर भारत सरकार ने ये अनुभव किया आपकी उपलब्धियों को ही देखते हुए कि क्यों नहीं इसको सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल तक आगे बढ़ा दिया जाए डाइस को। और लेकिन उसके पहले ही ये काम हमें 2007-08 में दिया गया। इसके लिए हमने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन तैयार की, उसमें से हमारे बहुत सारे साथी उससे जुड़े हुए थे। पॉपुलरली उसको सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या सैमिस के नाम से जाना जाता है। हमने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन तैयार की, ये जानते हुए चूँकि ये सब सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी विद्यालय हैं, ये कहा गया कि इनके पास में कंप्यूटर है, यहाँ पर इंटरनेट की भी अच्छी व्यवस्था है और इस एप्लीकेशन में डेटा भरने के लिए ऑनलाइन टीचर्स भी इन सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में उपलब्ध हैं। इसीलिए हमने एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया सैमिस। वो 2011-12 तक चलता रहा। लेकिन आपके साथ ये शेयर करते हुए मैं करना चाहूँगा कि एक भी राज्यों में, उस समय 35 राज्य थे, अब तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग होकर 36 राज्य बन गए हैं, एक भी राज्य में डेटा एंट्री सैमिस में ऑनलाइन कम नहीं हुई, स्कूल से नहीं हुई। सभी डेटा कैप्चर फॉर्मेट को भर भर के स्टेट हेडक्वार्टर पे लाया गया और वहाँ पे ये डेटा पंचिंग हुई। तो जो बेसिक पर्पस था डेटा एंटर करने का ऑनलाइन, वो बुरी तरह से फेल हो गया या फोरफिट हो गया। हमने भी देख, और हम तो ये कहते आए हैं कि साहब यू डाइस में विद्यालय को एक यूनिक 11 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन कोड मिलेगा जो उस स्कूल की लाइफ टाइम के लिए रहेगा और वो अपने आप में एक यूनिक होगा। लेकिन दोस्तों, जो सिस्टम हमने तैयार किया उसमें एक विद्यालय 1 से 12 वाला था, उसको 1 से 8 कक्षाओं के लिए हमने एक प्रपत्र दे दिया एलिमेंट्री का, 9, 10, 11, 12 के लिए दूसरा प्रपत्र। एलिमेंट्री के लिए यानी डाइस के लिए हमारा सॉफ्टवेयर ऑफलाइन और सेकेंडरी के लिए हमारा सॉफ्टवेयर ऑनलाइन। एलिमेंट्री के लिए अलग से कोड, हायर सेकेंडरी के लिए अलग से कोड। हालांकि स्कूल आपका एक ही है 1 से 12, एलिमेंट्री को भरने के लिए दूसरे बंदे और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के प्रपत्र को भरने के लिए दूसरे रेस्पोंडेंट। स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एसएसए और आरएमएसए में जो एमआईएस के अधिकारी है, वो नोडल ऑफिसर्स भी अलग अलग थे। एक की डेटा एंट्री का प्रावधान ऑनलाइन रखा गया, दूसरा का ऑफलाइन रखा गया। एक की डेटा एंट्री आरएमएसए के द्वारा की जा रही थी तो दूसरे की डेटा एंट्री एसएसए द्वारा की जा रही थी। तो हमने देखा भैया ये तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी है वो, और बहुत सारी लॉट ऑफ डुप्लिसिटी ऑफ द एफर्ट्स थे। एक ही कार्य को 2 अधिकारी कर रहे थे, 2 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूनिट थी ये, और आप लोग एक आरएमएसए के लिए काम करते थे, एक एसएसए के लिए काम करते थे। तो हमने सोचा क्यों नहीं पूरे स्कूल एजुकेशन सेक्टर के लिए एक प्रपत्र के माध्यम से हम डेटा को इकट्ठा कर लें। तो 2010-11 में हमने हमारे लेवल पे ही एक डेटा कैप्चर फॉर्मेट बनाया पूरा स्कूल एजुकेशन के लिए, कक्षा 1 से 12 के लिए। उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया हमने पौंडीचेरी में पहली बार। अगले वर्ष 2011-12 में पौंडीचेरी के साथ साथ हमने उसको वेस्ट बंगाल में भी इम्प्लीमेंट कर दिया। आप सबको लोगों को पता ही है। इस बीच में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को ये कहा गया कि आप बताइए पूरे स्कूल एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स सेक्टर के लिए एक सिस्टम कैसे तैयार किया जाए, टू सजेस्ट मॉडलिटीज एज हाउ टू डेवलप ए यूनिफाइड सिस्टम फॉर एंटायर स्कूल एजुकेशन सेक्टर। उस कमेटी ने भी यही कहा डाइस और सैमिस को इकट्ठा कर दें, इंट्रीगेट कर दें और एक प्रपत्र के माध्यम से पूरे भारत के अंदर डेटा इकट्ठा किया जाए।
तो 2012-13 में पहला वर्ष हमारा था जब हमने एक प्रपत्र के माध्यम से भारत के सभी 1 से 12 जहाँ भी शिक्षा दी जा रही थी उन सब विद्यालयों को हमने इसमें जोड़ दिया। तब से यानी कि 2012-13 से डाइस को अब यूनिफाइड डाइस के नाम से जाना जाता है और पॉपुलरली यू डाइस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में जो हमने मेहनत की है डेटा की गुणवत्ता और कवरेज बढ़ाने के लिए, वो अब आपके डेटा में झलक रही है। द एफर्ट्स विच वी हैव बीन मेकिंग or which we have made in the recent past, all these efforts are now very well reflected in the quality, coverage, sharing, dissemination, utilization of our data. काफ़ी कुछ हद तक हमारा डेटा गुणवत्ता वाला हो गया है। अभी भी कुछ कमियां हैं, उसको अब हम डिस्कस करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे उन सब कमियों को हम ठीक कर दें। जो प्रयास आपने किए पिछले कुछ वर्षों में, उसी की वजह से हमारी डेटा में अब मिसिंग वैल्यूज नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले बहुत सारे वेरिएबल्स में, चाहे स्कूल मैनेजमेंट हो, कैटेगरी हो, टाइप ऑफ स्कूल हो, जो मुख्य हमारे वेरिएबल्स थे, उसमें बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर इंफॉर्मेशन खाली आ रही थी, मिसिंग वैल्यूज आ रही थी। आप अगर अपना खुद का डेटा आज देखेंगे तो पाएंगे कि अब मिसिंग वैल्यूज नाम की कोई चीज़ हमारे डेटा में नहीं है। उससे क्लियर कट पता चलता है कि हमारे डेटा की गुणवत्ता में बहुत कुछ सुधार ऑलरेडी हो चुका है। हमारा डेटा अब पहले से ज़्यादा कंसिस्टेंट है। आप ड्रॉप आउट रेट निकालो, आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, तो आपकी ब्लॉक ड्रॉप आउट रेट आती ही नहीं थी, वो माइनस में आती थी, बिकॉज द ड्रॉप आउट आवर एनरोलमेंट वाज नॉट कंसिस्टेंट एट ऑल। ऐसी लेवल्स, ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पे माइनस में आने वाले संख्या अब काफ़ी कुछ कम हो गई है। उसका क्लियर कट मतलब है कि अब हमारी डेटा की गुणवत्ता और कंसिस्टेंसी है वो और अच्छी बेहतर हो गई है। वर्किंग लोड ऑफ टीचर्स हमने बात की थी पिछले वर्ष, और उसके पहले भी हमने देखा हमारे डेटा के अंदर ऐसे स्कूल्स भी हैं जिन्होंने ये बताया कि एक अध्यापक एक स्कूल में एक दिन में 13 घंटा 14 घंटे तक पढ़ाई लिखाई का कार्य करते हैं, जो शायद संभव नहीं है, संभव है ही नहीं। एक विद्यालय 24, एक अध्यापक 24 घंटे में से 10, 12, 14 घंटा स्कूल में रह के पढ़ाई लिखाई करें। और इसी तरह कुछ विद्यालयों ने ये भी बताया कि उनमें पढ़ने वाले जो विद्यार्थी है वो भी 12-13 घंटे स्कूल में पढ़ाई लिखाई का कार्य करते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है। तो हमने पिछले 2 साल में पूरा प्रयास किया और फोकस किया कि इस तरह की जानकारियाँ हमारे डेटा में नहीं आए, और मुझे कहते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अब इस तरह की विसंगतियाँ हमारे डेटा के अंदर काफ़ी कुछ कम हो गई है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई है। हमने काफ़ी प्रयास किया पिछले कुछ दिनों में। ये हमारे डेटा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेरिएबल है, नंबर ऑफ डेज स्कूल फंक्शन। पहले सैकड़ों स्कूल बताते थे कि वहाँ पे 0 दिन चलने वाले स्कूलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, या इस डेटा को नहीं देने वाले विद्यालयों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, या 2 डिजिट में। हो सकता है कुछ नए स्कूल खुली हो तो वो केवल 99 दिन से कम चली हो, लेकिन ऐसे विद्यालयों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। हमने प्रयास किया, आप सबने मिलके प्रयास किया, अब ऐसे विद्यालयों की संख्या बहुत ही कम हो गई है, बहुत इम्प्रूवमेंट इसमें आ गया है। इसी तरह बोर्ड से एफिलिएशन वाली बात है, अभी भी सैकड़ों स्कूल है वो पूरा ये नहीं बता पा रहे हैं कि किस बोर्ड से, इंटरनेशनल बोर्ड से, सीबीएसई से, या स्टेट के बोर्ड से उनकी मान्यता है, एफिलिएशन है। काफ़ी कुछ डेटा ठीक हुआ है इस संदर्भ में, लेकिन अभी और भी कुछ ठीक करना इसमें बाकी है। इसी संदर्भ में अभी हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से निवेदन किया कि आप इस इशू को इन सभी बोर्ड्स के साथ में लें, और मुझे आपके साथ में शेयर करते हुए अच्छा लग रहा है कि अभी 4 दिन पहले ही मिनिस्ट्री ने इन सभी बोर्ड्स को इंक्लूडिंग सीबीएसई को लिखा है कि आप अपने बोर्ड से जो एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनके लिए यू डाइस का कोड अनिवार्य कर दें।
मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में ये सारे विद्यालय जो हमसे छूट गए हैं वो आपके पास में आके आपसे कोड लेना चाहेंगे। ये ऑलरेडी हो गया है। जो टोल फ्री नंबर पे हमारे पास में सूचनाएं आ रही है उससे पता चलता है कि अब बहुत सारे विद्यालय UDICE का कोड लेना चाहते हैं। वो चाहे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वजह से हो या स्वच्छता पुरस्कार की वजह से हो या और किसी वजह से हो, अवेयरनेस हमारी डेटा के बारे में और हमारे UDICE के 11 डिजिट कोड के बारे में काफ़ी कुछ हो गई है और उसी की वजह से और स्कूल जो छूट गए हैं वो अब हमारे पास में आके कोड लेना चाह रहे हैं। इसकी चर्चा मैं थोड़ी देर बाद में करूँगा। तो दोस्तों, कवरेज की बात करते हैं। पिछले वर्ष 2015-16 में और 2014-15 में अगर हम चर्चा करें तो करीबन 5,0454 स्कूल हमसे और जुड़ गए थे पूरे भारत में। और हर साल इन स्कूल हमसे जुड़ने वाले स्कूलों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। हमारी समस्या ये है कि हमारे पास में अपडेटेड स्कूल डायरेक्टरी नहीं है, स्कूल की अप टू डेट लिस्ट नहीं है। तो अब हम चूंकि 2016-17 का कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप लोगों ने स्कूल की मास्टर लिस्ट है या स्कूल डायरेक्टरी उसको टेक्निकली बोलते हैं, उसको अपडेट कर ही लिया होगा। ये जो 15,22,347 स्कूल हमसे जुड़ गए हैं उसमें करीबन 3,78,000 स्कूल प्राइवेट स्कूल भी हैं और उसमें करीबन 78% स्कूल प्राइवेट अनएडेड स्कूल भी है। और बिना कुछ खास प्रयास किए हुए भी करीबन 28,000 अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स और मदरसा भी हमसे जुड़ गए हैं, हालांकि इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो हम और भी प्रयास करके सारी छूटी हुई विद्यालयों को हम इससे जोड़ सकते हैं। लेकिन मुद्दा अब यह है कि 2016-17 का आंकड़ा हम जनरेट करें 2015-16 के आंकड़े के बेसिस पे। उसके पहले हम सबसे पहले तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे स्टेट में, ब्लॉक लेवल पे ये देख लें पिछले साल जो विद्यालय छूट गए थे किसी भी कारणवश, उनकी पूरी डिटेल कर लें, लिस्ट बना लें, उनका मैनेजमेंट क्या है, उनकी लोएस्ट और हाईएस्ट कैटेगरी क्या है, ये कर लें। पहली बात, कुछ विद्यालय छूटे हुए हैं। निश्चित रूप से टोल फ्री नंबर जो हमने लिया हुआ है नेशनल लेवल पे 1800116200, उस पर जो सैकड़ों तरह की रोज हमारे पास में मैसेज आ रहे हैं, उसमें से बहुत सारे UDICE कोड लेना चाहते हैं और पता करना चाहते हैं कि ये कोड हमें कहाँ से मिलेगा। उसको हम आपका नंबर दे देते हैं स्टेट वालों का, तो उसके बाद में शायद आप उसको दे देते होंगे। अब हम भी प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसी यूटिलिटी बना दें, उसको वेबसाइट पे दे दें, तो जो विद्यालय छूट गए हैं वो खुद ही अपना कोड जनरेट कर लें या DCF को जनरेट करके भर के और नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें दे दें। ये प्रयास भी अब हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, इतना प्रयास होने के बाद भी निश्चित रूप से अब ये मानना है कुछ विद्यालय अभी भी हमसे छूटे हुए हैं। ये केंद्रीय विद्यालय भी हो सकते हैं, नवोदय विद्यालय भी हो सकते हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी हो सकते हैं, सैनिक स्कूल भी हो सकते हैं, मिलिट्री स्कूल भी हो सकते हैं, प्रोजेक्ट स्कूल्स भी हो सकते हैं, ये मान्यता प्राप्त स्कूल भी हो सकते हैं, गैर मान्यता प्राप्त भी हो सकते हैं, सरकारी भी हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सरकारी स्कूलों का सवाल है, हम ये मानते हैं कि करीब कवरेज इज़ कंप्लीट। केवल कोई इक्के दुक्के स्कूल हमसे शायद छूट गए होंगे, तो इस बार 2016-17 में वो भी जुड़ जाएंगे। तो पहली बात तो हमें ये करनी है, जो विद्यालय छूट गए थे उनकी पूरी लिस्टिंग हमें बनानी है। पिछले वर्ष और अब के बीच में जो स्कूल क्लोज हो गई थी उसकी भी हमें डिटेल लेनी है। एक स्कूल दूसरे स्कूल में मर्ज हो गया है, उसकी भी डिटेल हमें लेनी है। स्कूल कोई फंक्शनल नहीं है, उसकी डिटेल भी हमें लेनी है। कोई स्कूल अगर क्लोज हो गया है किसी कारणवश, तो उसकी जानकारी भी हमें हासिल करनी है और उसके बाद में हमें स्कूल डायरेक्टरी को अप टू डेट करना है, ताकि जब आप DCF को छाप लें तो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ये सारी जानकारियाँ संबंधित स्कूल तक पहुँच जाएं। और इसको करना बहुत और भी ज़्यादा ज़रूरी है
क्योंकि जो इंडिपेंडेंट यूटिलिटी हम आपको बताने वाले हैं उसमें अगर इस तरह की लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप जो यूटिलिटी है उन स्कूलों को भी दे सकते हैं और वो डेटा पंच भी कर सकते हैं। अलग अलग प्रावधान जैसे सुबह भी बताया था हमने आपके लिए किए हैं। हर तरह के स्कूल की कंडीशन या अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए सब तरह के प्रबंध किए हैं और आप उसमें से कोई एक या अनेक मोड डिपेंडिंग अपॉन द सेटिंग इन द स्कूल यू कैन अडॉप्ट। वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट we will able to do the task which has been given assigned to us, and that is student data collection in sync of UDICE। तो दोस्तों पहला मुद्दा तो है हमारा, जैसे मैंने अभी बताया, कवरेज का। इतना कुछ कवरेज होने के बाद में भी वी आर नॉट श्योर अबाउट द अनफिनिश्ड टास्क। कितने स्कूल बच गए किसी को नहीं पता है, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है यूडाइस के बारे में और इसके कोड के बारे में, उसी के हिसाब से स्कूल अपने आप भी आके हमसे कोड लेना चाह रहा है। तो पहला प्रयास तो हम ये करेंगे कि सभी छूटी हुई विद्यालयों की लिस्ट बना के यूडाइस में उसको कोड को जनरेट करवा दें। दोस्तों टोल फ्री नंबर से कुछ और मुद्दे उभर के आए हैं, वो सीधा सीधा जो हम कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित है। बहुत सारे विद्यालय हमें ये कह रहे हैं कि साहब आपका डेटा तो बहुत पुराना है, मैंने स्कूल का नाम 2 वर्ष पहले ही चेंज कर दिया था, मैंने स्कूल का प्रबंधन ठीक कर दिया था, मैंने स्कूल का पिन कोड नंबर भी ठीक कर दिया था, टाइप भी ठीक कर दी थी, लेकिन अभी भी 2 वर्ष के बाद में भी आपके डेटा में अभी भी वही पुराना डेटा ही दिखा रहा है, अपडेट नहीं हुआ है। जिस तरह से हम लोग आप लोगों को गाइडलाइंस दे रहे हैं वो नीचे स्कूल तक भी पहुंच रही है। स्कूल के हेडमास्टर साहब, हमारे रेस्पोंडेंट प्रिंसिपल साहब जहाँ जहाँ भी गड़बड़ है उसको लाल शाही से गोले भी करा रहे हैं। मैंने खुद ने अनेकों स्कूल में देखे हैं, DCF को, भरे हुए को, हमारे हेडमास्टर साहब गोले करके बता रहे हैं कि ये सही पिछले वर्ष नहीं था, इस बार मैंने इसको सही कर दिया है। लेकिन दोस्तों जब डेटा एंट्री होती है तो बहुत सारी इनमें करेक्शन भी नहीं हो पा रहे हैं और वही पुरानी इन्फॉर्मेशन 1 साल के बाद दूसरे साल तीसरे साल वही चलती आ रही है। उसी की वजह से हमारे यूजर्स हैं या रेस्पोंडेंट हैं या हमारे स्कूल के हेडमास्टर साहब हैं, वो बहुत से बार बताते हैं कि ये डेटा हमने जो करेक्शन कर दिए थे उसमें हो नहीं रहे हैं। इस बार ये निश्चित कर लें हम कि ये सारे करेक्शंस हो जाएं। हमेशा की तरह इस बार भी हम स्कूल वालों को कहेंगे कि हेडमास्टर साहब जब ये जिम्मेवारी दूसरे स्कूल के अपने स्कूल के दूसरे अधिकारियों को या टीचर्स को देते हैं और जब ये भर के लाते हैं तो कम से कम पन्ना पलट के देख लें, उसके बाद में ही अपनी सील और सिग्नेचर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि बड़ी स्कूल में हेडमास्टर साहब खुद इस फॉर्म को नहीं भर पाते हैं तो ये सारी जिम्मेवारी दूसरे अध्यापक को दे दी जाती है। और तीसरी बात फिर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, हमेशा की तरह स्कूल तक ये मैसेज भी पहुँचाना है कि छपे हुए फॉर्म को भी हमें चेक करना है। हमारी ज़्यादातर सोच ऐसी ही होती है, जब कोई फॉर्म हम भरते हैं तो केवल ये देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक, जो ऑलरेडी छपी हुई या भरी हुई जानकारी है उसमें हम नज़र नहीं डालते हैं और केवल खाली स्थान में ही जानकारी भर के और वो सील लगा के सिग्नेचर करके आगे दे देते हैं। हम इतना निवेदन हमारे हेडमास्टर साहब से कर सकते हैं इस बार फिर हमेशा की तरह कि भरी हुई जानकारियों को भी चेक करना है। ये मुद्दा हो गया डेटा एंट्री से संबंधित और ये सब हम सब के ऊपर एक रिफ्लेक्शन है जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं, चाहे डेटा एंट्री लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे हो या अन्य किसी भी जगह पे। दिस इज़ वेरी बैड रिफ्लेक्शन ऑल ऑफ अस दोज हु आर इन्वॉल्व इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको हम निश्चित रूप से इस बार ध्यान देंगे। दोस्तों इतना हमारी डेटा की गुणवत्ता ठीक होने के बाद भी अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं। छोटी कमियों की वजह से बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह हमारे डेटा की गुणवत्ता पे लगते हैं। हालांकि पूरे भारत में सभी 680 जिलों में, सभी 36 राज्यों में सेकेंडरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लान बनते हैं वो केवल और केवल आप द्वारा कलेक्ट किया हुआ इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ही बनते हैं। यानी कि यूडाइस का डेटा हैज़ बिकम द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन विच
all the district elementary education and secondary education plans are exclusively based upon the UDICE data. This is not a mean achievement. लेकिन अभी जैसा मैंने पहले भी बताया, कुछ गुंजाइश है तो उन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं, थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। दोस्तों, इतना प्रयास करने के बाद भी, इतना कुछ हासिल होने के बाद में भी पिछले वर्ष करीबन 35,000 स्कूल ने अपने स्कूल की कैटेगरी चेंज कर दी। हो सकता है ये स्कूल की कैटेगरी अब सही हो, पहले गलत हो, लेकिन हम कम से कम चेक तो करवा लें। हम आपसे ये निवेदन नहीं कर रहे हैं कि आप चेंज कर दें उसको, हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि चेक जरूर करवा लें, चेंज नहीं करें। ये 35,000 स्कूल कैटेगरी चेंज हुई है, क्या पहले गलत था और अब सही है, ये अब सही है, इसको जांचना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। और इन 35,000 विद्यालयों में से काफ़ी विद्यालय इन 8 राज्यों में भी है, आपके स्कूल में भी है, आपके ज़िले में भी है, तो इसको हम निश्चित रूप से जांच करवा लें कि ये स्कूल कैटेगरी जो चेंज हुई है उसका कारण क्या है। ज़्यादातर ये माना जाता है, मैं भी मानता हूँ, कि जहाँ पर स्कूल स्थित है उससे कोई पोस्ट ऑफिस अटैच्ड होता है। जैसे मैं न्यूपा में रहता हूँ कैंपस में, तो हमारे एनसीईआरटी में पोस्ट ऑफिस है, वो हमारे कैंपस से अटैच्ड है, पिन कोड उसका भी एक निर्धारित है। लेकिन हमारे करीबन 27,000 स्कूल ने पिछली बार पिन कोड नंबर भी बदल दिया। क्या वो पिन कोड नंबर पहले सही था, पहले गलत था, अब सही है? इसको जांच ले जरूर, चेंज नहीं करवा लें, लेकिन ज़रूर देखें कि ये पिन कोड बदलने वाले स्कूल्स कौन से हैं और क्या रीजन है। करीबन 35,000 विद्यालयों ने स्कूल का मैनेजमेंट भी चेंज कर दिया, और कुछ जगह पे तो देखा गया है कि प्राइवेट अनएडेड से वो एडेड भी हो गए हैं, सरकारी से वो प्राइवेट अनएडेड भी हो गए हैं। ये ऐसे कौन से विद्यालय हैं जिनका मैनेजमेंट भी चेंज हो गया है, जो कि बिल्कुल ही संभव नहीं है। इसको डेफिनेटली देख लें। इसी तरह स्कूल की कैटेगरी, मैंने कहा था आपको, कुछ स्कूल जो एलिमेंट्री के थे 1 to 8 वाले, वो केवल 1 to 5 वाले रह गए। कुछ सेकेंडरी वाले थे 1 से 10 वाले, वो 6 से 8 वाले ही रह गए। इसको भी देख लें, जांच करवा लें कि भैया स्कूल की कैटेगरी चेंज कैसे हो गई। कुछ विद्यालय हमारे डेटाबेस में ऐसे भी हैं जो अब अर्बन एरिया में हैं, पहले वो रूरल एरिया में थे, ऐसा संभव भी है। लेकिन ऐसे कुछ विद्यालय हैं अभी भी हमारे डेटाबेस में जो अर्बन से रूरल में आ गए हैं, जो कोई बिल्कुल ही संभव नहीं है। पहले अर्बन एरिया में थे, अब वो रूरल एरिया में आ गए। चेंज, इसको चेक जरूर करवाएं, ये ऐसा कैसे हो गया। करीबन 5,500 स्कूल की टाइप भी चेंज हो गई। पहले बॉयज़ थे तो गर्ल्स हो गए, गर्ल्स थे तो बॉयज़ हो गए, या कोई को एडुकेशनल भी बन गए। सही भी हो सकता है, लेकिन हमें इसको चेक जरूर करवा लेना चाहिए। 20,000 स्कूल ने स्कूल की कैटेगरी चेंज कर दी, इसको भी देखना चाहिए। नहीं, सॉरी, स्कूल स्थापित कब हुआ था, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्कूल, इसको भी हमें देख लेना चाहिए कि भैया इतने ज़्यादा स्कूल, जिसमें से कुछ स्कूल हमारे डिस्ट्रिक्ट और राज्य में भी हैं, ये क्या अब स्कूल ऑफ ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट सही है या पहले सही था? एक बार अगर हम किसी डॉक्यूमेंट से देख के इसको फ्रीज कर दें तो बेहतर होगा कि बार बार इसको चेंज नहीं करें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे डेटा में इतना कुछ इम्प्रूवमेंट होने के बाद भी कुछ विद्यालयों में अभी भी ईयर ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द स्कूल इज लेस देन ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। रिकॉग्निशन तो पहले बन गया और स्कूल स्थापित बाद में होगा, जो कि संभव नहीं है, बिल्कुल ही लॉजिकल नहीं है। इसको ध्यान से दिखवा दें। जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ डेज स्कूल फंक्शन काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, हुआ भी है, लेकिन इसके बावजूद भी करीब 10,000 स्कूल ने, प्राइमरी स्कूल्स में 100 से कम दिन चलने वाले स्कूल हैं। 8,000 स्कूल अपर प्राइमरी वाले हैं जो 100 से कम दिन चले। हो सकता है ये सही भी हो, हमें इसकी जांच करवाना है कि ये स्कूल कौन से हैं जो गत वर्ष 100 दिन से भी कम चले, जबकि आम तौर पे ये माना जाता है कि एक प्राइमरी स्कूल 200 दिन और एक अपर प्राइमरी स्कूल 220 दिन एक एकेडमिक ईयर में चलने चाहिए। तो इन स्कूल्स में ये नंबर ऑफ डेज स्कूल फंक्शन है इतने कम क्यों हैं? इसका मुख्य रूप से कोई रीजन होगा, वो हमें जानना जरूरी है। इसको ठीक करवाना जरूरी नहीं, मतलब पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में
हमारे डेटाबेस में मैंने उसको मैंडेटरी तो नहीं की है आधार को, टीचर के आधार को, फिर भी काफ़ी टीचर्स का डेटा हमारे इस डेटाबेस में है जो 8.7 मिलियन है। 8.7 मिलियन 87 लाख टीचर्स का डेटा है। उसमें से बहुत सारे टीचर्स का आधार आईडी भी हमने दे रखा है। करीबन 32% टीचर्स का आधार आईडी हमारे पास में है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे डेटाबेस में टीचर का कॉन्टैक्ट डिटेल है वो पूरा आ जाए, 10 डिजिट का वैलिड मोबाइल नंबर आ जाए। गत वर्ष तक ये केवल 12 लाख था। अभी मेरे को कहते हुए आपके साथ में शेयर करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस बार करीबन 37 लाख टीचर का हमारे पास में कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है। ये जो प्रयास आपने किए हैं, इट इज़ वेरी वेल रिफ्लेक्टेड आल्सो इन केस ऑफ द मोबाइल नंबर ऑफ आवर टीचर्स। काफ़ी कुछ बढ़ गया है, इस बार और प्रयास करेंगे और ठीक कर देंगे इसको। कुछ और विसंगतियां हैं, उसको भी हमें ठीक करवा लेना चाहिए। कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं या जिसमें टीचर्स ने ये बताया है वर्किंग डेज इन द स्कूल, वर्किंग ईयर इन द स्कूल इज लेस देन द ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। ज्वाइन तो किया 2005 में और उसमें काम कर रहा है और भी पहले से, तो ऐसे कैसे संभव हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। तो इसको भी हमें जांच करवा लेना चाहिए। बहुत सारे विद्यालयों ने ये बताया है कि टीचर्स स्टडीड मैथमेटिक्स इज ग्रेटर देन हिज और हर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। मैथमेटिक्स तो पढ़ी है, वो बता रहा है कि मैंने बीए तक पढ़ ली, बीएससी तक पढ़ ली, लेकिन उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो बिलो सेकेंडरी है। इसी तरह इंग्लिश का भी यही हाल है। कुछ टीचर्स अभी भी ये बता रहे हैं कि उन्होंने इंग्लिश कहाँ तक पढ़ी और उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। बहुत सारे टीचर्स ने हमें ये बताया है कि उनकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन से भी ज़्यादा है। यहाँ एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बताया कि 12th पास है, बट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में बताया वो तो बीएड है, कहीं कहीं एमएड भी बता दिया है। तो इसको हमें निश्चित रूप से जांच लेना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन स्कूल्स के हमारे रेस्पोंडेंट्स ने भर के और जो सीआरसी ने चेक करके दी है वो सही है क्या। एक बिंदु और है जो मैं बताना भूल गया, जब ये फॉर्म स्कूल से आ जाएंगे तो हमेशा की तरह 100% बेसिस के ऊपर सीआरसी कोऑर्डिनेटर इसको चेक करेंगे। 20% पे भरे हुए फॉर्म को 100% चेकिंग बीआरसी लेवल पे होगी और उसके बाद में अगर डेटा एंट्री वहाँ हो रही है तो ठीक है। उसके बाद में कंसिस्टेंसी मॉड्यूल चला के भी हम देखेंगे हमारे डेटा में कहीं इनकंसिस्टेंसी तो नहीं रह गई है। एक और महत्वपूर्ण कमी हमारे डेटा में है, आपने जो प्रयास किया उसकी वजह से ही अब ऐसे टीचर्स की संख्या जिन्होंने बताया है कि उनकी आयु 0 वर्ष है ये नगण्य हो गई है। लेकिन ऐसे अभी भी करीबन 68,000 टीचर हैं जिन्होंने अपनी आयु नहीं दी है। और हमारे डेटाबेस में अभी भी 180 साल का अध्यापक है, कहीं कहीं 200 साल का भी है। आप इसको चेक करवा लें, चेंज नहीं करें। अगर 200 साल का है तो उसको रखें, लेकिन निश्चित रूप से समय आ गया है कि हम इसको चेक जरूर करवा लें। ये छोटे छोटे बिंदुओं की वजह से हमारी डेटा की गुणवत्ता के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगते हैं और हमारे पास में उसको डिफेंड करने का कोई लॉजिक नहीं है। ये तो मैंने आपको केवल कुछ ही उदाहरण दिए हैं। अभी एनरोलमेंट से संबंधित अब और बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक थोड़ा और आपसे चर्चा करूंगा। ऐसे करीबन 19,000 स्कूल हमारे यहाँ पर है जिन्होंने 2015-16 में ये बताया है कि उनके स्कूल में टीचर ही नहीं है। अगर ये ठीक है तो उसको ऐसे ही रखें, लेकिन जांच करवा लें। ये डेटा की कमी नहीं है, डेटा की कमी शायद नहीं है, लेकिन हो सकता है वहाँ पे स्कूल में टीचर ही नहीं हो। लेकिन हमें इसको जांच करवा लेना चाहिए कि ऐसा कौन सा स्कूल है जहाँ पर स्कूल में अध्यापक ही नहीं है। करीबन 16,000 स्कूल ऐसे थे 2015-16 में जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं था, एनरोलमेंट 0 था। इसकी भी जांच करवा लें। ऐसे कौन से स्कूल है जहाँ पर बिल्डिंग भी है, बाकी सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन एनरोलमेंट है वो बिल्कुल ही 0 है। 17,000 स्कूल के अंदर हमने ये बताया कि हमारे स्कूल में क्लासरूम भी नहीं है।
ये छोटे छोटे बिंदुओं की वजह से हमारे डेटा की गुणवत्ता के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। इसको अगर हम ठीक करवा सकते हैं तो आपकी मार्फती करवा सकते हैं, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। Absolutely, there is no shortcut method to further improve the quality and consistency of our data. We can improve only through you. आप लोग ही मदद कर सकते हैं इस कार्य को और अच्छा करने में। दोस्तों, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं ये जो स्टूडेंट डेटा कलेक्शन इन सिंक विद यू डाइस के बारे में। एनरोलमेंट की डेटा हमारा काफ़ी कुछ ठीक हो गया है, आप सब जानते हैं। सुबह भी मैंने बताया था, लेकिन जो टास्क, जो काम हमें दिया गया है वो बहुत ही चुनौतीपूर्वक है। पूरे भारत में इन 680 जिलों में, इन 15,22,347 स्कूल में 1 से 5 कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 129 मिलियन है, 12 करोड़ 90 हज़ार। अपर प्राइमरी में कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है 67 मिलियन 6 करोड़ 70 लाख, और कक्षा 1 से 8 में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है करीबन 197 मिलियन 19 करोड़ 70 लाख। उसके अलावा 62 मिलियन 6 करोड़ 20 लाख बच्चे हैं 9, 10, 11, 12 में, और इन सबको जोड़ लें तो कक्षा 1 से 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूरे भारत में 261 मिलियन यानी कि 26 करोड़ 10 लाख बच्चे हैं। तो चुनौतीपूर्व कार्य तो है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर इस कार्य को और ठीक कर लेंगे। एनरोलमेंट स्टैटिस्टिक्स की वजह से हमारी डेटा की क्वालिटी और विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी के बारे में प्रश्न चिन्ह लगते आए हैं। हालांकि इन प्रश्न चिन्हों में थोड़ी कमी जरूर हुई है, लेकिन ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए। दोस्तों, हमारे डेटा में करीबन 10,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ कक्षा 1 में एनरोलमेंट नहीं है। स्कूल का लोएस्ट एनरोलमेंट ग्रेड 1 है, लोएस्ट क्लास इन द स्कूल इज ग्रेड 1, लेकिन उसमें ग्रेड 1 का एनरोलमेंट नहीं है। हालांकि वहाँ ग्रेड 2 का एनरोलमेंट है, 3 का है, 4 का है, 5 का भी है, बट ग्रेड 1 का नहीं है। हमें ये जान लेना चाहिए कि ये कौन से स्कूल है और क्या कारण है जहाँ पर ग्रेड 1 का एनरोलमेंट नहीं है, बाकी सभी कक्षाओं में उस स्कूल में एनरोलमेंट है। इसको देख लेना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे विद्यालय ऐसी है हमारे डेटा में जो बॉयज़ स्कूल है लेकिन वहाँ गर्ल्स का एनरोलमेंट भी है। ऐसी कुछ विद्यालय दूसरी तरफ है जहाँ गर्ल्स एनरोलमेंट है लेकिन बॉयज़ एनरोलमेंट भी गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पर बॉयज़ एनरोलमेंट भी हमने दिया है। इसको भी जांच लें, अगर ठीक है तो उसको रखें। कहीं कहीं अलाउ भी करते हैं बॉयज़ स्कूल में गर्ल्स को, इस तरह हो भी सकता है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि कम से कम हम इसको जांच जरूर लें। दोस्तों, हमारे डेटाबेस में 3 तरह के मुख्य रूप से एनरोलमेंट है। टोटल एनरोलमेंट यानी कि कैटेगरी वाइज एनरोलमेंट, एनरोलमेंट बाय एज और एनरोलमेंट बाय मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। पिछले वर्ष यानी कि 2015-16 में केवल 90,000 स्कूल में ये तीनों अलग अलग थे। भाई, एनरोलमेंट टोटल एनरोलमेंट हो या एनरोलमेंट बाय मीडियम इंस्ट्रक्शन हो या बाय एज हो, वो तो एक ही होना चाहिए, लेकिन 90,000 स्कूल के अंदर ये अलग अलग है। उसी की वजह से हमारे डेटा की क्वालिटी के बारे में प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। इसी तरह बहुत सी जगह पे वोकेशनल एनरोलमेंट नहीं दिया पिछले वर्ष। ट्रेड एंड सेक्टर का एनरोलमेंट भी नहीं आया। बहुत से स्कूल्स में, आपके राज्यों में भी होंगे, आपके ज़िले में भी होंगे, अगर आप ग्रेड 3 का एनरोलमेंट देखें इस वर्ष का, तो वो पिछले वर्ष ग्रेड 2 में जो एनरोलमेंट था उसी विद्यालय में, उससे भी बहुत ज़्यादा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको ठीक कर लें, हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि ये देख लें जो ये अतिरिक्त बच्चे कक्षा 3 में इस वर्ष आए हैं 15, 20, 25, वो कहाँ से आए हैं, कौन हैं ये बच्चे। केवल इसी एक की वजह से, डेटा में इनकंसिस्टेंसी होने की वजह से ड्रॉप आउट रेट, प्रमोशन रेट, रिपीटिशन रेट, रिटेंशन रेट, ट्रांजैक्शन रेट, ये सब नेगेटिव आता है, जिसका कि कोई मायना नहीं है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसको हमें
निश्चित रूप से और इम्प्रूव करना है। एक तरफ इस तरह की विसंगतियां हमारे एनरोलमेंट डेटा में हैं, तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि साहब फेक एनरोलमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर जगह फेक एनरोलमेंट है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि यू डाइस में या एनरोलमेंट में फेक एनरोलमेंट है, यू डाइस में या हमारी एनरोलमेंट की स्टैटिस्टिक्स में ओवर रिपोर्टिंग ऑफ एनरोलमेंट है, यू डाइस में या हमारी एनरोलमेंट की स्टैटिस्टिक्स में ड्यूल एनरोलमेंट है। ये निश्चित रूप से मेरा भी मानना है, एक बच्चे का नाम हम विद्यालय में लिख दिया जाता है, उसके बाद में वो बच्चा उस विद्यालय में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक वर्ष से दूसरे वर्ष में, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में उसका नाम रजिस्टर में चलता रहता है। और बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि वो बच्चा इस स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेता है, वहाँ पे भी पढ़ाई लिखाई का कार्य कर रहा है। तो हमारे एनरोलमेंट में कहीं कहीं कुछ विद्यालयों में फेक एनरोलमेंट भी हो सकता है, डुप्लीकेट एनरोलमेंट भी हो सकता है, ओवर रिपोर्टिंग एनरोलमेंट भी हो सकता है। उसी की वजह से भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान बनते हैं, उसके बेसिस के ऊपर पूरे भारत में करीबन 35,000 करोड़ रुपया केवल और केवल आपके डेटा के बेसिस के ऊपर खर्च हो रहा है। और अगर वो नामांकन पूर्ण रूप से एरर फ्री नहीं है तो उस प्लानिंग में भी कुछ कमियां डेफिनेटली रह ही जाती है। इसी वजह से अब हमने ये डिसाइड किया है कि स्टूडेंट वाइज डेटा कलेक्शन हम इन सिंक विद यू डाइस करेंगे। इसीलिए ये कार्यशाला हम यहाँ पर आज आयोजित कर रहे हैं। जैसे मैंने सुबह भी बताया, एक 35 बिंदुओं वाला स्टूडेंट डेटा कैप्चर फॉर्मेट हमने बना के आप लोगों को दिया है। पहले 2011-12 में एक डेटा कैप्चर फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल था, उसी को संशोधित करके इम्प्रूव किया है। वो केवल 1 से 8 कक्षाओं के लिए था, ये पूरा 1 से 12 कक्षाओं के लिए है। इस डेटा कैप्चर फॉर्मेट को उन सभी विद्यालयों में स्टूडेंट वाइज भरवाना है जहाँ पर कक्षा 1 से 12 की पढ़ाई हो रही है। इसमें कोई संशय हमें नहीं है। फिर मैं एक बार आपसे ये और कहना चाहूँगा कि ये सारे बिंदु ऐसे हैं और हमारी प्लानिंग है, इनके बेसिस पे यू डाइस की सभी टेबल्स हम जनरेट करवा देंगे। और प्लानिंग तो इस तरह की गई है कि जब ये डेटा इकट्ठा हो जाएगा, यू डाइस की सारी टेबल्स जनरेट हो जाएगी, उसके बाद में यू डाइस का प्रपत्र छापेंगे तो हमेशा की तरह ये खाली नहीं रहेगी एनरोलमेंट की टेबल्स, ये भरी हुई स्कूल में जाएगी और स्कूल से सत्यापित होके हमारे पास में ये वापस आ जाएगी। प्लानिंग हमने इस तरह से की है। जैसे मैंने सुबह भी बताया कि बहुत से राज्यों ने पहले भी ये प्रयास किए हैं कि स्टूडेंट वाइज डेटा इकट्ठा किया जाए, लेकिन देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जिसने यू डाइस की टेबल्स वो स्टूडेंट वाइज डेटा के बेसिस के ऊपर जनरेट करके हमें दी हो। अभी आंध्र प्रदेश ने ये कार्य किया है, पहली बार 3 साल पहले शुरू किया था उन्होंने 2015-16 में, पहली बार। हालांकि कुछ कमियां भी उसमें हैं, बट यू डाइस की सारी टेबल्स है वो स्टूडेंट वाइज डेटा के आधारित जनरेट करके हमें दी है। अभी हमें स्टूडेंट वाइज डेटा शेयर नहीं हुआ है, बट जल्दी ही वो भी शेयर हो जाएगा। तो जिन राज्यों में स्टूडेंट डेटा पहले से इकट्ठा किया जा रहा है, वो सब कक्षा 1 से 8 के लिए ही किया जा रहा है। अब हमें उन राज्यों में भी कक्षा 1 से 12 तक करना है। जैसे राजस्थान में सारा दर्पण 9, 10, 11, 12 के लिए चल रहा है, उसी तरह वो अगर चाहें तो उसको 1 से 8 कक्षाओं के लिए भी जोड़ सकते हैं। चाहें तो हमारा सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। हमारी केवल इतनी ही रिक्वायरमेंट है, आप स्टूडेंट वाइज डेटा इकट्ठा करके, चाहे आप एग्जिस्टिंग जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है उसमें करें, या जो हमने एप्लीकेशन ये सारे मोड्स बनाए उसमें करें, आप हमारे साथ में शेयर करें ताकि हम ऑनलाइन जो पोर्टल बना हुआ है स्टूडेंट डेटा कलेक्शन का, उसमें हम उसको सिंक करवा दें और अगले साल अपडेशन का काम है हम उसी से कर सकते हैं।
जहाँ भी जिस राज्य में भी स्टूडेंट डेटा इकट्ठा किया जा रहा है पहले से ही, किसी भी राज्य में ये सारे के सारे 35 वेरिएबल्स नहीं हैं। आपको कुछ मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन से बिंदु छूट गए हैं। अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट वाइज डेटा हमारे साथ में सिंक करवाएंगे, तो उसके पहले ये भी देख लें कि कौन से वेरिएबल्स इन 35 बिंदुओं में हैं जो आपके एग्जिस्टिंग डेटाबेस में नहीं है, तो उनके ऊपर आपको जानकारियाँ हासिल करवानी पड़ेगी। हमारा ये कमिटमेंट है, कोई भी राज्य जिसके पास में स्टूडेंट वाइज डेटा ऑलरेडी है उसको वापस डेटा पंच नहीं करना पड़ेगा। किसी भी हालत में डेटा पंच वापस दोबारा नहीं करना पड़े। 10, 12, 15 वेरिएबल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास में है तो वो आप हमारे साथ में शेयर करो, हम आपको एक यूटिलिटी बना के देंगे ताकि बाकी बचे हुए जो वेरिएबल है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आप उसमें अपडेट कर पाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से अगर आपके राज्य में पहले से ही उपलब्ध डेटा स्टूडेंट वाइज है तो हम उसको यूज करना चाहेंगे, बल्कि कि आप उसको बिल्कुल फ्रेश इकट्ठा करें। दोस्तों, जिन राज्यों ने ये स्टूडेंट वाइज डेटा इकट्ठा किया है पूर्व में, वो या तो सरकारी जो संस्थाएं हैं उनसे करवाया है, या कुछ राज्य ऐसा भी है जहां पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज है, उनको भी इन्वॉल्व किया गया है। हमने बहुत सी बार ये देखा है उन राज्यों में जहाँ यह प्रयास किए गए हैं, हमारे जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में जुड़े हुए हैं या सेकेंडरी एजुकेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में जुड़े हुए हैं, वो डेटा सेट उनके पास में भी नहीं है। ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वो डेटा, ना ब्लॉक लेवल पे है, और तो और वो डेटा राज्य स्तर पे भी नहीं है। केवल कुछ गिनी चुनी टेबल्स हैं, वो ही अवेलेबल है हमारे राज्य स्तर के अधिकारियों के पास। जिस फ्रीडम से यूडाइस का डेटा हमारे ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, राज्य स्तर पर हर उस स्थान पर जहां उपलब्ध होना चाहिए है, वैसा नहीं है। कुछ राज्य जो स्टूडेंट डेटा इकट्ठा कर चुके हैं, अपने हाथ बंधे हुए भी मानते हैं उनके पास में डेटा तक नहीं है। आंध्र प्रदेश ने अभी ये प्रयास किया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी तरह का कोई डेटा नहीं है। स्टेट लेवल में एक एक डीबी बना के अपने 13 ही डिस्ट्रिक्ट को दिया, और डिस्ट्रिक्ट को डेटा तो दे दिया लेकिन वो रिपोर्ट जनरेट नहीं कर सकते। उस डीबी को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में यूडाइस में ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में ले जाके सारी टेबल्स को जनरेट किया, और कहीं कहीं जगह पर उस डेटा को चेंज भी कर दिया, मॉडिफाई भी कर दिया। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डेटा, स्टेट लेवल ने जो डेटा दिया वो दूसरा, ऑनलाइन जो डेटा है वो तीसरा, और न्यूपा को जो दिया वो फोर्थ सेट ऑफ डेटा। तो हम ये चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति एक ही डेटा सेट यूज करें, और हर एक के पास में, चाहे वो उत्तरांचल का हो चाहे हिमाचल प्रदेश का हो, कोई भी उसको यूज करे तो उन राज्यों का डेटा एक ही हो, अलग अलग नहीं हो। जो प्रयास किए गए हैं दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी आपको शायद गत वर्ष बताया होगा, मध्य प्रदेश में समग्र एक नया प्रोग्राम पिछले 3 साल से चल रहा है। समग्र में हर फैमिली को लोकल लेवल पे एक यूनिक आईडी दी जाती है, जिसको मध्य प्रदेश में समग्र के रूप में जाना जाता है, समग्र आईडी। और जब समग्र आईडी एक फैमिली को मिल गई, लोकल अथॉरिटीज देती है, तो उसमें 18 साल तक के सभी बच्चों को भी स्वतः अपने आप समग्र आईडी मिल जाती है। और मध्य प्रदेश ने अब ये तय किया है कि इस क्लास रजिस्टर में, मैं खुद देख के आया राज्य में काफ़ी विद्यालयों में, कि स्कूल रजिस्टर में बच्चे के नाम और पिता के नाम के आगे समग्र आईडी भी लिख दी जाए, और जिन बच्चों की समग्र आईडी है उन बच्चों की सारी जानकारी जो ऑनलाइन पोर्टल समग्र बनाया है उसमें डाल दी जाए। तो बहुत सारे बच्चों को अभी समग्र आईडी मध्य प्रदेश में नहीं मिली है। हमने देखा बच्चों के नाम तो लिखे हुए हैं बट समग्र आईडी नहीं है, तो उन बच्चों की जानकारी समग्र पोर्टल में अपडेटेड नहीं है ही नहीं। इसी वजह से या और कुछ कारण से जो बाहर दूसरे प्रदेश से आने वाले जो काम करते हैं मध्य प्रदेश में,
उन बच्चों को भी अभी समग्र आईडी नहीं दी गई है। तो 2013-14 में मध्य प्रदेश में हमने ये देखा, समग्र में और यू डाइस में 14 लाख का फर्क था। एक ही वर्ष में 14 लाख का फर्क था, और इसमें से 70% जो डिफरेंस था वो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो अर्बन लोकेलिटीज थी या डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, उन जिलों में था। तो निश्चित रूप से अब हम इस स्थिति में नहीं है अभी कहने में कि समग्र अंडर एस्टिमेट है या यू डाइस ओवर एस्टिमेटेड है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिन राज्यों में भी ये प्रयास किए गए हैं वहाँ पर यू डाइस में और स्टूडेंट वाइज डेटा कलेक्ट करके जो एग्रीगेट एनरोलमेंट जनरेट किए हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है। आंध्र प्रदेश में भी जो लेटेस्ट हमसे जुड़ा है उसमें भी करीबन 2.5 लाख का अंतर है। और निश्चित रूप से आपके यहाँ पे भी अगर डुप्लीकेट एनरोलमेंट होंगे या डुअल एनरोलमेंट होंगे तो निश्चित रूप से हमारा एनरोलमेंट भी 2016-17 में ये कम हो सकता है। इसी की सबको ध्यान में रखते ही अब हमने ये निर्णय लिया है, जैसे आपको पता ही है कि हम स्टूडेंट डेटा इकट्ठा करने वाले हैं। बहुत से राज्यों में, स्कूलों में ये प्रयास चालू भी हो गए हैं। टोल फ्री नंबर पे अलग अलग राज्यों से जो फीडबैक आ रहा है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उससे एक बात बिल्कुल निश्चित है कि बहुत ही इंटेंसिव स्कूल के हेडमास्टर साहब जो हमारे रेस्पोंडेंट हैं या क्लास टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। मुख्य रूप से एक बिंदु बार बार कर उभर कर आ रहा है कि साहब ये डिसएडवांटेज ग्रुप क्या है। हर राज्यों में अलग अलग डिसएडवांटेज ग्रुप्स को चिन्हित आइडेंटिफाई किया गया है। वो सब राइट टू एजुकेशन में जो आपका स्टेट का एक्ट है उसमें दिया गया है। dice.in के ऊपर हमने एक लिस्ट स्टेट वाइज आज ही डालने वाले हैं, बन गई है, अभी डल गई होगी शायद। उसमें स्टेट वाइज डिसएडवांटेज ग्रुप्स है वो सब डाल दिए हैं। तो आपसे भी बहुत सवाल पूछेंगे तो वो उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि स्कूल के हेडमास्टर के साथ ना कंप्यूटर होता है ना इंटरनेट होता है, वो कैसे उसको डाउनलोड करेंगे। तो आप लोग जब ट्रेनिंग करेंगे तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आएंगे। आप जो हमारे वीडियोस हैं उनको चला सकते हैं, एक हिंदी में भी है, एक इंग्लिश में भी है। डेटा कैप्चर फॉर्मेट के बारे में इन 35 बिंदुओं के ऊपर विस्तृत जानकारी दी गई है, आप उसको चला सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर भी हमने इसमें दिए हैं, आप उसको भी चला सकते हैं। तो हमारा निश्चित रूप से मानना है कि ये जो कार्य हमें दिया गया है बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल तो ज़रूर है, बहुत यूज भी है, लेकिन हम सब मिलके इस कठिन कार्य को भी कर लेंगे, ऐसा मेरा निश्चित रूप से मानना है। आपने इतने वर्षों में जो प्रयास किए हैं, मेहनत की है, उसी की वजह से आप सब लोगों को 4 राष्ट्रीय अवार्ड्स भी मिले हैं, उसके सही हकदार आप लोग ही हैं। और ऐसा मानते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है और कोई मुझे डाउट नहीं है कि यू विल कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट significantly so far as further improving the quality of our data। जैसे मैंने पहले भी बताया, सारे तरह के मोड्स हमने तैयार कर रखे हैं और इस 2 दिन की चर्चा में हम सब आपको बताएंगे और आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको एग्जिस्टिंग स्टूडेंट डेटाबेस जो आपके राज्य में है उसको यूज करना है, डेटा एंट्री कैसे करनी है, ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन करनी है, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको सिंक करके आप हमें कब दे देंगे या नया फ्रेश आप यूज करेंगे, वो सब आप लोगों को ही निर्णय करना है। कुछ राज्यों ने या 8 में से कुछ राज्यों ने ऑलरेडी डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और बाकी के राज्य भी हम मानते हैं कि जल्दी ही इस कार्य को शुरू कर देंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको और देना चाहूँगा, इस कार्य को करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में सभी स्कूल्स जो यू डाइस से जुड़े हुए हैं उनमें जितना नामांकन है उसके हिसाब से प्रति बच्चा 1 रुपया सर्व शिक्षा अभियान में सैंक्शन हुआ है। शायद उसकी मिनट्स आपको मिल ही गई होगी। 1 रुपया प्रति चाइल्ड आपको इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, मैनेज करने के लिए दिया जा रहा है, दे दिया गया है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में भी जब हमने न्यूपा की पीएबी हुई थी 3 मई को, तो उसमें मुद्दा उठाया था, किसी कारणवश वो विद्यालय छूट गए थे,
तो उन विद्यालयों को भी 1 रुपया प्रति बच्चे मिलेगा। इसके अतिरिक्त उसमें कोई तरह का कोई डाउट नहीं है। एवरी स्कूल, एवरी स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन द टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट, irrespective of whether that is सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और SSA और RMSA, every state will get 1 rupee per child for student data collection in sync with Unified District Information System for Education. इसके अलावा सभी राज्यों को उनकी साइज के हिसाब से 10 लाख रुपया सर्वर के लिए भी दिया गया है। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक इस कार्य की बात है स्टूडेंट डेटा कलेक्शन की, आपको अलग से कोई सर्वर नहीं लगाना है अगर आप हमारी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो। दिस वेबसाइट student.udice.in hosted on NUPAJ वेब सर्वर इन आवर डेटा सेंटर। आपको ना सर्वर चाहिए, ना एप्लीकेशन तैयार करनी है, कुछ नहीं करना है। तो आपको 10 लाख रुपए प्रति राज्य, थोड़ा कम भी हो सकता है, स्टेट की साइज के हिसाब से ये दिया गया है। इसके अलावा सभी राज्यों में, सभी जिलों में इंटरनेट की व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए 1-1 लाख रुपया दिया गया है। वो भी आप इस कार्य को करने में यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पता ही है, हमारे डेटा कैप्चर फॉर्मेट में 35 पॉइंट्स हैं और हमने डिज़ाइन इस तरह से किया है कि ये A3 साइज में ही छपना है। उससे कम में करेंगे तो मैनेजेबल नहीं होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। ये A4 साइज से मैं फाड़ के लेके आया हूँ आपके लिए, तो ये पढ़ना भी मुश्किल है। तो A3 साइज ही सबसे सूटेबल है। एक पेज में आगे और पीछे कम से कम 10 बच्चों की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमें 1 ही रुपया दिया है, वो कम है, लेकिन आप एक ही सीट के अंदर 10 बच्चों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो सारी व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन जब कार्य हम शुरू करेंगे तो डेफिनेटली कुछ मुश्किल भी आएगी, कुछ कठिनाइयाँ भी आएगी। हम सब मिलकर उसको ठीक कर लेंगे। जैसे मैंने सुबह भी बताया था, चंडीगढ़ ने ये कार्य हम सब ने मिलके इसको एज ए पायलट किया है। जब ये ऑनलाइन शुरू किया गया तो काफ़ी कठिनाइयाँ आई, और यूजर्स के सजेशन के बेसिस के ऊपर, डे टू डे बेसिस के ऊपर आज अब वहाँ पे वेरिफिकेशन चल रहा है। जिन स्कूल्स ने 2,18,000 बच्चों की जानकारी हमारे पोर्टल में ऑलरेडी आ चुकी है, और ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर 4,000, 3,500 एनरोलमेंट है, वो सब उन्होंने ऑनलाइन डेटा को एंटर किया है। तो हमें पूरा विश्वास है जब चंडीगढ़ का डेटा अगले 1 सप्ताह में पूरा हो जाएगा, वैलिडेशन भी हो जाएगा, वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, उसमें प्रावधान भी किया है। स्कूल के टीचर ने अगर डेटा को पंच किया है तो हेडमास्टर उसको अप्रूव करेगा, हेडमास्टर अप्रूव कर देगा तो CRC करेगा अप्रूव, और जब तक अप्रूवल नहीं होगी वो रिपोर्ट्स में आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो फाइनली एवरी स्टेज कुछ ना कुछ अप्रूवल का सिस्टम भी इसमें तैयार किया गया है, और हमें पूरा विश्वास है चंडीगढ़ का जब ऑनलाइन ये सारा कुछ पूरा हो जाएगा, जब आप करना शुरू करेंगे तो आपके पास में एरर फ्री ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी। एक तरफ चंडीगढ़ ये कार्य कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे और भी दूसरे राज्य हैं। कोई इंडिपेंडेंट यूटिलिटी पे कार्य कर रहा है, अरुणाचल में कर रहे हैं, सिक्किम में ये कार्य चल रहा है, कोई एक्सेल सीट से कर रहा है, जम्मू कश्मीर में भी ये कार्य डेटा का इकट्ठा करने का और कहीं कहीं पंचिंग करने का भी प्रयास शुरू हो गया है। बहुत सी जगह पे ये कार्य काफ़ी गति पकड़ गया है, और हमें पूरा विश्वास है इन 8 राज्यों में भी जल्दी ही हम निर्णय करके और ऐसा कुछ प्रयास करेंगे कि एग्जिस्टिंग डेटा UDICE में इसमें सिंक होके आ जाए स्टूडेंट वाइज, और जहाँ पर नए सिरे से हम इसको इकट्ठा करने वाला हैं वो भी सुचारू रूप से कर लें। पूरा विश्वास है कि UDICE 2016-17 और गुणवत्ता वाला, इट वुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, based on coverage of more schools because of one or the other reasons वो हमसे छूट गई थी। अपग्रेडेड स्कूल्स, मर्ज्ड स्कूल्स, क्लोज्ड स्कूल्स, डिसफंक्शनल स्कूल्स, ये सारे ठीक होके हमारा 16-17 वाला आंकड़ा और गुणवत्ता वाला और कवरेज वाला हो जाएगा, और हमारी शेयरिंग, डिसेमिनेशन और यूटिलाइजेशन भी और बेहतर हो जाएगा। हम सब मिलकर ही इस प्रयास कर सकते हैं और इस ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हैं। डेफिनेटली वी कैन डू इट। थैंक यू वेरी मच।